व्लॉग स्टार्ट करने के पहले एक बार टेस्ट फुटेज ले लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे कैमरा का सेटिंग्स करने के बाद भी वो जो स्क्रीन है वो फ्लिप आउट नहीं होता मेरे कैमरा में। ये वही कर रहा हूँ मैं। तो लद्दाख का राइड कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका। 2 महीने तक मैं कैमरा पकड़ा ही नहीं था, बस एडिट कर रहा था और वीडियोस डाल रहा था, अपना लद्दाख सीरीज़ कंप्लीट कर रहा था। और मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मोनोटोनस हो गया था यार, सेम टाइप का वीडियोस कितना बार बनाऊँ। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा बातचीत वाला वीडियो रहेगा। मैं लद्दाख के जर्नी के बाद का कुछ जो मोमेंट्स है वो सब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोमू चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो मेरा लद्दाख का जो राइड था वो स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई को और ख़त्म हुआ 15 अगस्त को। ये 1 महीना लग गया मेरे को खड़गपुर से लेके लद्दाख राइड कंप्लीट करके वापस आने में। और दिल्ली पहुंचने के बाद मैं और कोई ब्लॉग नहीं किया था, इसलिए दिल्ली तक का ही जो मेरा सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग था। तो दिल्ली पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा गर्मी था, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका था और सारे कपड़े महक रहे थे। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई, और हो गया, बहुत ज़्यादा राइड कर लिया। ऊपर से पेट्रोल का दाम भी 105 ऊपर के जा रहा था, 105 रुपये के ऊपर जा रहा था। तो मैं सोचा कि चला के जाऊँ और बाइक भेज दूँ, दोनों मेरे लिए बराबर का बात है। तो दिल्ली पहुंचने के बाद मैं डिसाइड किया कि अपना बाइक पार्सल करके खड़गपुर भेज देता हूँ। और इस चक्कर में मेरे को एक छोटा मोटा चूना भी लगा है, आप बोल सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दिल्ली पहुंचने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा था। मैं हॉस्टल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद सामान सब फेंक दिया जस्ट, और उसके बाद एक दिन पूरा सोया। मैं एक दिन पूरा सोया, इतना ज़्यादा थका हुआ था मैं दिल्ली पहुंचने के बाद। अगले दिन दिल्ली में उठ के मेरे को बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था। बाहर निकल के कोई कुरियर के पास जाऊँ, जाकर बात करूँ बाइक भेजने के लिए। ऊपर से गर्मी था, 15 अगस्त आने वाला था, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये सारा फैक्टर को दिमाग में रखते हुए मैं सोचा कि चलो गूगल मैप खोलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है कुरियर का लोकेशन, वहाँ से फ़ोन नंबर निकालेंगे, फ़ोन करेंगे और भेज देंगे बाइक। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया गति दिल्ली, फिर उसके बाद सेफ़ एक्सप्रेस दिल्ली, फिर और भी बहुत सारे कुरियर कंपनी से जिनका मैं सर्च किया था। और ऐसे मेरे को बहुत सारे नंबर्स मिले थे। तो जितना भी सारा ऐसे लोकेशन दिया हुआ था कि गति दिल्ली, गति पहाड़गंज, गति ये। और मैं ट्रेन पे भेजना नहीं चाह रहा था अपना बाइक, क्योंकि मुझे अपना पैनियर्स के साथ, अपना लगेज के साथ मेरे को भेजना था। तो ट्रेन पे भेजता तो शायद कोई डैमेज वगैरह हो सकता था। तो इसीलिए मुझे ट्रक या फिर कोई लैंड ट्रांसपोर्ट से ही भेजने का मैं मन बना लिया था। तो ऐसे ही नंबर सर्च करते करते मुझे 2-3 नंबर्स मिले। मैं कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि किससे कितना क्या रेट है, वेस्ट बंगाल भेजना है खड़गपुर में मेरे को दिल्ली से कितना क्या रेट है। तो सब ने पहले 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे रेट्स दिए मुझे। तो फिर एक बंदा को मैं फाइनली कंफर्म किया कि क्या पिकअप करा सकते हो, कल ही पिकअप हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ पिकअप हो जाएगा। तो मैंने हाँ कर दिया, डन कर दिया। और जिस नंबर पे मैंने फाइनल किया था वो नंबर एक्चुअली था गति दिल्ली करके लिखा हुआ था गूगल मैप्स पे। मैं गति कंपनी को भी फ़ोन करके कर सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ा गलती था मेरा कि नहीं किया वो चीज़। तो खैर चलो, पिकअप कंफर्म हो चुका था। अगले दिन एक ऑटो वाला आके मुझे फ़ोन किया। उसने बोला कि भैया पिकअप है आपका। तो मैंने गाड़ी से पेट्रोल निकाला पूरा। फिर भैया ने कहा कि थोड़ा पेट्रोल रख दो, पता नहीं किस लिए उसने कहा था कि थोड़ा पेट्रोल रख दो, बट मैंने आधा लीटर के आसपास पेट्रोल छोड़ा था टैंक पे। पूरा पेट्रोल निकालने के बाद ऑटो पे अपना गाड़ी चढ़ा दिया। मुझे कोई रसीद वगैरह मिला नहीं था उस वक्त, तो मैंने चढ़ा दिया। बस ऐसे फ़ोन पे बातों के भरोसा पे मैं छोड़ रहा था कि देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा। तो मुझे फाइनल कोटेशन मिला था लगभग 9,500 रुपीज़ का। फिर मैंने गाड़ी चलाने के बाद जब अपना पैकिंग वैकिंग करके दिल्ली स्टेशन पहुंचा, दिल्ली स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़ना था खड़गपुर के लिए। तो स्टेशन पे मुझे फ़ोन आता है कि भैया आपके गाड़ी पे तो इतना बड़ा बड़ा डिग्गी लगा हुआ, ये सब तो बताया नहीं था। तो मैंने सब कुछ बताया था वैसे भी, बट शायद उसको समझ में नहीं आया होगा। हम लोग पैनियर्स बोलते हैं, बहुत किसी को पैनियर्स का मतलब पता नहीं होता है, तो वही हुआ होगा। तो उसने बोला कि आपके गाड़ी का लगेगा 12,000 रुपया। तो अब गाड़ी लेके चला गया है। मैं भी दिल्ली से निकलने वाला था जस्ट। तो मैं बोला कि ठीक है, अब क्या ही नेगोशिएट करें। मैंने 11,000 रुपये में सेटल किया उससे बात करके। उसने कहा कि आपका गाड़ी पहले दिल्ली से कोलकाता जाएगा,
कोलकाता से फिर खड़गपुर आएगा, 2 शिपिंग। और खड़गपुर में उसने मुझे ये बोला कि मेरा घर पे डिलीवर भी हो जाएगा। तो बहुत कुरियर कंपनीज करते डिलीवर, तो मैं बार बार पूछा कि क्या ये गति का है, तो उसने बोला कि हाँ गति का है। तो जब तक मैं ट्रेन पे चढ़ के मैं दीनदयाल उपाध्याय फॉर्मली नोन एज मुगल सराय क्रॉस कर रहा था, उस वक्त तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये जो पार्सल मेरा बाइक जो आ रहा है वो शिप हो चुका है। मतलब जिस दिन मैं दिल्ली पे बैठा था उस दिन शिप भी हो चुका था। उसने मुझे पैकिंग वैकिंग करके फ़ोटोज़ वगैरह भेज दिया था। और शिप होने के बाद मुझे वो जो कंफर्मेशन रिसीप्ट मिला था वो मिला था डिलीवरी का, DELHIVERY, जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी वगैरह करते हैं ना, उनका मुझे शिपिंग वाला रसीद मिला था। तो खड़गपुर पहुंचने के लगभग 4 या 5 दिन बाद मेरा बाइक यहाँ के वेयर हाउस में, मतलब दिल्ली से कोलकाता से खड़गपुर का वेयर हाउस पहुँच चुका था। बहुत फास्ट सर्विस था। नॉर्मली इतना डिस्टेंस में बाइक 8 या 9 दिन लग जाते हैं। बैंगलोर से दिल्ली लोग जब बाइक भेजते तो 5-6 दिन ईजिली लग जाते हैं। तो उसके हिसाब से मेरा बाइक बहुत जल्दी खड़गपुर पहुँच गया, वो भी 2 शिपिंग मिला के। तो खड़गपुर पहुँचने के बाद मुझे यहाँ के वेयर हाउस वालों ने कॉल किया कि भैया आपका घर का एड्रेस किधर है, मैं बाइक भिजवा देता हूँ। मैं भेज दिया अपना एड्रेस, सब कुछ लोकेशन वगैरह सब कुछ डाल दिया। दोपहर हो गया, मेरा बाइक आ नहीं रहा। मैं फिर से कॉल बैक किया, उसने बोला कि सर जी हमारा जो ऑटो है, जो कवर्ड वैन है, उस पर आपका बाइक घुस नहीं रहा है, आपका हैंडल बहुत वाइड है, तो प्लीज़ आप यहाँ से आके पिकअप करके लेके जाओ। अब बाइक वापस मिलने का तो एक्साइटमेंट था ही, तो ज़्यादा लेट नहीं करके मैं पहुंच गया सीधा उनके वेयर हाउस पे। खड़गपुर से थोड़ा सा बाहर पे है, टुवर्ड्स निमपुरा, मतलब जो रास्ता सीधा जमशेदपुर की तरफ जाता है उस रोड पे ही पड़ता है, लगभग 4-5 किलोमीटर्स आउट ऑफ द सिटी। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जाकर मैं देखा कि भाई क्या गजब पैकिंग था बाइक का। पूरा सीट के ऊपर कार्टन वाटन डाल के बबल रैप डाला, बबल रैप के ऊपर जो फूड रैप टाइप का जो मटेरियल होता है उससे रैप किया हुआ था। कहीं पे कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई बेंट नहीं, कुछ नहीं। मेरा पैनियर सही सलामत पहुँचा, मेरा विंडशील्ड सही सलामत पहुँचा, मेरा एक भी मड गार्ड नहीं टूटा। इनफैक्ट कि मतलब हिमालयन पे 2-2 मड गार्ड्स होते, एक नीचे एक ऊपर फ्रंट फेंडर में, फिर पीछे भी जो मड फ्लैप्स है, नंबर प्लेट फ्लैप्स है, कुछ भी नहीं टूटा था। A to Z एकदम सही कंडीशन पे मेरे को बाइक मिल चुका था। पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के सीधा घर लेके आया। घर लौटने के बाद वही काम वाम पे इतना ज़्यादा उलझ गया था मैं कि ब्लॉग करना नहीं हुआ, ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रह पाया। जो मेरा लद्दाख का सीरीज़ था वही मैं कंटिन्यू कर रहा था। फिर एक बार मुझे जाना था खड़गपुर से शिंगूर, मतलब जस्ट दुर्गा पूजा के पहले, वो भी षष्ठी के दिन, जो 11 अक्टूबर के दिन मुझे जाना था शिंगूर। तो उसके पहले मुझे बाइक अपना रेडी कराना था। कोई भी राइड के पहले या फिर कोई राइड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो अपना मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस का काम होता है। तो वही मैं करा लिया और बाइक में बहुत सारे काम हुए। उसमें से जो सबसे मेजर काम था, जो मेरा लद्दाख का सीरीज़ पूरा देखे उनको पता होगा, वो मेरा सब कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया था उस प्रॉब्लम की वजह से। तो वो भी मैंने रिपेयर करा लिया। अभी स्पीडोमीटर देख रहे हो, एकदम परफेक्ट है। मैं जब लद्दाख का राइड कंप्लीट करके लौट रहा था, मेरा स्पीडोमीटर पूरी जा चुका था। बट खड़गपुर लौटने के बाद मैंने बहुत सारे काम करवाए गाड़ी में। स्टेम का बेयरिंग चेंज करवाया, फ्रंट फोर का ऑयल चेंज करवाया। ये सब कराने के बाद गाड़ी एकदम परफेक्ट है। अभी स्पीडोमीटर भी सही से काम कर रहा है। पूरा हब चेंज करना पड़ा, 750 रुपये का आता है स्पीडोमीटर, हब और केबल दोनों साथ में। तो खर्चा है, राइड के आगे भी खर्चा है, राइड में भी खर्चा है, राइड के बाद भी खर्चा है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। वो सब मैं कभी शेयर करता हूँ एक व्लॉग में अच्छे से कि कितना क्या खर्चा हुआ मेरा। राजस्थान राइड का भी खर्चा बाकी है बताना, और लद्दाख राइड का भी खर्चा बताना बाकी है। बट फ़िलहाल तो मिशन एक ही है, आराम से चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स आउट ऑफ खड़गपुर नाउ, और 1-1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम मेरे को शिंगूर पहुँचने में। ये हाईवे वाला जो पार्ट है ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये वाला रूट बहुत बार कर चुका हूँ और बहुत बार भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में दिख चुके हैं। राजस्थान राइड का पहला वीडियो में भी है, और कोलकाता श्रीनगर बोल रहा हूँ, कोलकाता शिंगूर जितना बार भी किया हूँ, तो ये रोड दिखाया हूँ मैं। फ़िलहाल तो पहले पहुँचते हैं शिंगूर और फिर आपको मैं पोस्टेड रखता हूँ कि क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो आज के जर्नी में हाईवे बहुत ज़्यादा खाली मिल रहा है मेरे को। लगा था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होगा, बट उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है।
बहुत सारे ट्रक्स को रोक दिए गए हैं टोल पे, और कुछ कुछ जगह पे चेक पॉइंट्स बनाकर ट्रक्स रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से हाईवे खाली है। क्योंकि ये जो ट्रक्स है ये मेन सिटी के अंदर घुसेंगे, कोलकाता के अंदर घुसेंगे या फिर यहीं पे भी, तो वहाँ पे जाके ये ट्रैफिक बनता है, जाम होता है, जिसकी वजह से रात को 12-1 बजे के बाद ही सब ट्रक को छोड़ा जाएगा, मेरे को जैसा लग रहा है। इसीलिए बस ये टैंकर वगैरह और जो गैस वगैरह ट्रक है वो सबको छोड़ दिया जा रहा है। तो अपना दुर्गा पूजा का जो वेकेशन था वो मैं शिंगूर में बिताया। डोना वहाँ पे थी मेरी वाइफ, तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं पूरा घूमने किया, बट वहाँ पे जाके फिर मुझे ब्लॉग करने का मन नहीं किया, बहुत आलसी फील करने लगा, पता नहीं किस वजह से। बट जो भी था जैसा भी था, आई रियली एंजॉयड अपना दुर्गा पूजा। था तो फर्स्ट टाइम मैं वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे था, वरना हमेशा फैमिली के साथ एक वेकेशन बनता ही है। तो मेरे पापा मम्मी सब नैनीताल के हुए, तो वहाँ से भी वापस आ चुके हैं सही सलामत। तो ये जो ब्लॉग है एक छोटा सा बस ऐसी बातचीत वाला ब्लॉग था। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, दिल्ली के बाद क्या क्या हुआ था वो सब मुझे शेयर करना था। तो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट पे पूछो, एंड रिप्लाई यू बैक। मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही गुड ब्लॉग ভালো হয়েছে ऐसा ऐसा लिख के चले जाओगे तो मैं रिप्लाई क्या करूँगा, थैंक यू से ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो इससे अच्छा कि कुछ लिखो तो मैं भी इंटरेक्ट करूँगा, तो मज़ा आएगा ना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बाय द वे मैं बहुत कन्फ्यूजन में चल रहा था अपना बंगाली चैनल को लेकर, बट फाइनली मतलब मैं सोच लिया हूँ कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो अपना बंगाली चैनल पे भी ब्लॉग्स डालूँगा। तो पहले जो पुराना ब्लॉग्स है वो थोड़ा सा पब्लिश कर दो, फिर नया फ्रेश ब्लॉग्स आने लगेगा उस चैनल पे भी।